नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनाप शनाप बयानों को लेकर अब आज तमाम तरह की चर्चाएं हुई। आज कुछ नेताओं ने दावा किया कि छठ के बाद तेजस्वी यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इसकी तैयारी हो रही है। कुछ लोगों ने नीतीश के खिलाफ साजिश होने का इल्जाम लगाया। नीतीश को स्लो पॉइजन दिए जाने की आशंका जताई। कल तक कई पार्टियों के नेता यह कह रहे थे कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, लेकिन आज बिहार के कई नेताओं ने कहा कि नीतीश के खिलाफ साजिश हो रही है। नीतीश को खाने में कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिसका असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार को सियासी तौर पर खत्म करके उनकी गद्दी हथियाई जा सके। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने यही बात दोहराई। फिर विपक्ष के नेता विजय सिन्हा इस तरह की आशंकाओं की हाई लेवल इंक्वायरी कराने की मांग करने लगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो राष्ट्रपति, गवर्नर और होम मिनिस्टर से मिलकर इस मामले की जांच की मांग करेंगे। हालांकि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आज पटना में कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, लेकिन न तो वो विधानसभा पहुंचे और ना ही कोई बयान दिया। लेकिन असेंबली में उनके पिछले 2-3 दिनों के बयानों पर हंगामा जारी है। विपक्ष ने आज महादलित और महिलाओं के अपमान का मुद्दा उठाकर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण असेंबली की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन हुआ और उस वक्त भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच टकराव हुआ। हाथापाई की नौबत आ गई। कुल मिलाकर दिवाली से पहले आज बिहार की विधानसभा में इल्जामात के रॉकेट चले, पलटवार के पटाखे फूटे, जश्न के लड्डू बंटे और लड्डू बांटने बंटने पर भी लड़ाई हो गई। लड्डू किस लिए बंटे, लड़ाई क्यों हुई, इस पर हम बात करेंगे आज की बात में। सबसे पहले आपको दिखाता हूं नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर आज क्या क्या कहा गया और उसके पीछे किस तरह की वजहें बताई गईं, कैसी आशंकाएं जताई गईं। इस मुद्दे पर सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बोला। मांझी आज बीजेपी के विधायकों के साथ विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे थे। चूंकि कल नीतीश कुमार ने मांझी को पूरी बुरी तरीके से बेइज्जत किया था, उनके लिए अपमानजनक बातें कही थी, इसलिए बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लेकिन मांझी ने कहा कि इस्तीफे की बात तो बाद में आती है, पहले तो यह पता करना चाहिए कि नीतीश कुमार को हो क्या गया है, उनके व्यवहार में अचानक ऐसा बदलाव क्यों आया है। मांझी ने कहा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है। नीतीश के करीबी लोगों, उनकी कोटरी, उनकी किचन कैबिनेट के मेंबर्स ही इस साजिश में हो सकते हैं। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो कई दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि नीतीश अपने आपे में नहीं रहते। मांझी ने कहा कि ऐसा लगता है कि नीतीश के खाने में कुछ मिलाकर उनको दिया जा रहा है, जिससे उनकी दिमागी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। ये तो जांच की बात है कि कौन दे रहा है। आज जो लड्डू बांटी गई, लड्डू दिया गया, ये तो हद न हो गया। उसमें भी जहरीला पदार्थ मिला करके हम लोगों को परोसा गया कि हम लोग खाएं और हम लोगों का दिमाग जरा दूसरे ढंग का हो, तो कौन बांटे सो आप देखें। जब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खाने में कुछ मिलाए जाने की आशंका जताई, तो उनके साथ बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा भी थे। विजय सिन्हा ने तुरंत मांझी की बात का समर्थन किया। विजय सिन्हा ने भी मांग की नीतीश कुमार के करीबी लोगों और उनके सहयोगी दल के नेताओं की जांच होनी चाहिए, कहीं वो नीतीश को कोई नशीली चीजें तो नहीं खिला रहे हैं। विजय सिन्हा का इशारा तेजस्वी यादव की तरफ था। मैं बता रहा हूं कि आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उनके दल के लोग हैं, गठबंधन के लोग हैं, जो निकट लोग हैं, इस घटना को अंजाम दे सकता है।
बिहार जैसे बड़े राज्य के साथ एक बड़ी साजिश का इन्होंने खुलासा किया है। जो इल्जाम जीतन राम मांझी और बीजेपी के नेता ढके ढके शब्दों में लगा रहे थे, वो आरोप एलजेपी के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने बिल्कुल खुलकर लगा दिया। अरुण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बिगड़ने के जिम्मेदार जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह हैं। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। अरुण कुमार ने कहा कि लल्लन सिंह के इशारे पर नीतीश के करीबी अफसर उनको स्लो पॉइजन दे रहे हैं। सबने मिलकर उनको मानसिक रूप से बंधक बना लिया है। अरुण सिंह ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। हम तो शुरू से कह रहे हैं यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। उनका मेमोरी खत्म हो गया है। अब जनता दरबार में कहते हैं कि गृह मंत्री को बुलाओ, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया तो गृह मंत्री को खोजगा। किसी ने कहा आप ही हैं। बिहार की स्थिति बड़े खतरनाक मोड़ पर, जहाँ मेमोरी लॉस हो जाए मुख्यमंत्री का ही, हेड का ही, तो उस घर का क्या होगा? वही हो रहा है। बिल्कुल अराजक की स्थिति है। और हमने कहा है कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो जानकारी हमको मिली है, ये जांच करने का विषय है, इसको जांच कराना चाहिए कि कुछ भोजन में या दवा में इनको ऐसा दिया जा रहा है। ये कुछ ऑफिसर और एक दो ऐसे ही जो प्लांटेड पॉलिटिशियन हुए हैं हाल के दिनों में, ऐसे तत्वों ने उनको घेर लिया है। उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। राज्य कब डिरेल्ड हो जाएगा? भाई पहले तो हम लोग विरोध करते थे, अब नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करते। वो खुद हेल्पलेस हैं, कैप्टिव हैं, कैद हैं, मानसिक रूप से कैद हैं। इसके बाद कुछ नेताओं ने यह भी बताना शुरू कर दिया कि आखिर नीतीश के खिलाफ साजिश क्यों हो रही है, इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है। बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने कहा कि सारा खेल कुर्सी का है। आरजेडी के नेता चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जल्दी से जल्दी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठें, इसलिए ऐसा रास्ता अपनाया जा रहा है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमें तो लग रहा है तेजस्वी यादव के साजिश है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार जी को पागल कर दे और पागल करके पागल खाना में भेज दे और अपने विधायकों के द्वारा साजिश करवा कर लड्डू बंटवा रहा है। ऐसे नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी को तो नैतिकता समाप्त ही हो गया है, लेकिन हमें लग रहा है जो आरजेडी के विधायक है, वो आरजेडी के विधायक को भी नैतिकता समाप्त हो गया। वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में इतनी जल्दीबाजी है, जो जल्दी चाहता है साजिश के तहत नीतीश कुमार जी के पागल कर दे। इसका पागलपन भी नीतीश कुमार जी पर दवा का असर भी पड़ने लगा, जो 2 दिनों से विधानसभा सदन में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार आरजेडी के विधायकों का जो साजिश है वो सामने आने लगा, जो उस खुशी में लड्डू बांट रहा है। बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने तो सीधे सीधे तेजस्वी यादव को ही नीतीश की मानसिक स्थिति बिगड़ने का जिम्मेदार बता दिया। रामसूरत राय ने कहा कि आरजेडी और जेडीयू में कई ऐसे नेता हैं जिनकी नजर नीतीश कुमार की कुर्सी पर है। इसकी वजह आप लोग को क्या लगता? नशा गिरोह के द्वारा ऐसी करिश्मा की जा रही है, और जो लोग होंगे उनके साथी होंगे, और दूसरा कौन हो सकता है? उनके साथ रहने वाले होंगे, उनके साथ जो उठते बैठते हैं, जो भूजा पार्टी होंगे, जो चिलम वाले लोग होंगे, वैसे लोगों की हो सकता है व्यवस्था। आपको लग रहा है कि उनके अपने ही लोग जो हैं, पार्टी के लोग, उनके मुख्यमंत्री के बगल में जो बैठते हैं, वो चाहे गठबंधन के लोग हों, चाहे अपने लोग हों, चाहे किचन कैबिनेट के लोग हों, मुख्यमंत्री जी के संतुलन बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। क्या मकसद क्या लगता है? मकसद की जल्दी गद्दी मिल जाए, जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए, जल्दी ये चले जाएंगे तो हमको सत्ता मिलेगा। बहुत सारे जदयू के लोग भी हैं कि ये गड़बड़ा जाएंगे तो हमको मुख्यमंत्री मान लेंगे। उनके 5 ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री गड़बड़ाए तो हमको गद्दी मिल जाए। ऐसे लोग गठबंधन के लोग हैं, ये गड़बड़ाए तो गठबंधन के लोगों को मिल जाए। लेकिन अब यही स्थिति है कि इनको इस्तीफा देकर के चुनाव कराना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार को स्लो पॉइजन देने के इल्जाम पर आरजेडी के नेता पूरी तरह नीतीश के साथ खड़े दिखाई दिए। आरजेडी विधायक राम मनोज प्रसाद ने कहा कि जीतन राम मांझी ने बीजेपी के कहने पर ये शिगुफा छोड़ा है, इसलिए कल नीतीश कुमार ने कहा था कि मांझी क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं होता, मांझी की बातों में कोई सेंस नहीं है। यही कब क्या बोलेंगे जीतन राम मांझी, कब किधर जाएंगे, कब क्या बोलेंगे, कब किसके प्रो होंगे, कब किसके अगेंस्ट होंगे। इससे जीतन राम मांझी की बातों को गंभीरता से मैं नहीं लेता, कभी नहीं लिया। ये आपको आशंका सही लगती है कि ये संभव है? ये वो तो कुछ भी बोलने के लिए है ना। तो साथ रहते भी नहीं है।
नहीं, तेजस्वी यादव इसमें तो मैं कह रहा हूँ, मैं साथ रहने वाला पर भी मैं क्यों शक करूँ? ऐसा कुछ नहीं, जीतन राम मांझी कर रहे हैं करें या शगुफा छोड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी हों, बीजेपी के साथी हों, सारे लोगों को एक ही मुद्दा है, हम लोग हमारा आरजेडी, कि हम ही लोगों का नाम ले करके, आरजेडी का नाम ले करके ही जीते हैं लोग। लेकिन जीतन राम मांझी साफ तौर पर तेजस्वी यादव पर शक कर रहे हैं कि ये साजिश का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी है। जी हो या वैसे विपक्ष के सारे लोग के घर में अपना कुछ होगा तो कहेंगे कि घर में जो कुछ हुआ है उनके, वो भी फलाने के चलते हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर ने बिल्कुल अलग बात कही। प्रशांत किशोर एक जमाने में नीतीश कुमार के बड़े करीबी थे। उन्होंने नीतीश का चुनावी मैनेजमेंट संभाला हुआ था। नीतीश ने उनको पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि अब नीतीश का करियर 5-6 महीनों का बचा है। प्रशांत किशोर बोले कि वो तो पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार डिल्यूजनल हो गए हैं, सियासी तौर पर अकेले पड़ गए हैं। मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूं, जितना सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को जानते हैं या देश यहाँ राज्य में जितने लोग भी नीतीश कुमार को जानने का दावा करते हैं, उससे कम हम भी नीतीश कुमार को नहीं जानते। नीतीश कुमार पे उम्र का असर हो गया है और उम्र के असर की वजह से और सामाजिक राजनीतिक तौर पर घिर गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। अब उनको समझ में आ नहीं रहा है। तो आप कल की बात मत कीजिए। कई महीनों से नीतीश कुमार बोलना कुछ शुरू करते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। उन्होंने जो फर्टिलिटी पे जो बात कही है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई सिटिंग मुख्यमंत्री इस तरह का भाषा और इस तरह के उदाहरण का प्रयोग विधानसभा के पटल पर करे, ये आज तक कोई इसका उदाहरण नहीं है। ये दिखाता है कि इस आदमी की क्या मनोस्थिति है, क्या दशा है। या तो उनको समझ नहीं है या डिल्यूजनल हो गए हैं। मैं अंग्रेजी में रोज कहता हूं डिल्यूजनल हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं और पूरी जनता हंस रही है। अब उनके राजनीति का अंतिम दौर चल रहा है। 2-4-5-6 महीना जितना दिन खींच कर चल ले, इसके आगे अब चलने वाले नहीं है। पूरे बिहार की जनता रोज देख रही है। कल विधानसभा में जिस तरह नीतीश कुमार जीतन राम मांझी पर भड़के थे, उससे विपक्षी दलों को उनको घेरने का एक बढ़िया मुद्दा मिल गया। बीजेपी के नेता आज सुबह पूरी तैयारी के साथ विधानसभा पहुंचे हुए थे। सबके हाथों में नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ पैम्फलेट्स थे। बीजेपी के विधायक विधानसभा भवन के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। विपक्षी दलों के विधायकों ने नीतीश कुमार पर दलितों के अपमान का इल्जाम लगाया, उनके इस्तीफे की मांग की। ऑपोजिशन एमएलएज के निशाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी थे। उन्होंने जिस तरह महिलाओं पर नीतीश की अभद्र टिप्पणी को सेक्स एजुकेशन कहकर उनका बचाव किया था, उससे भी विपक्ष के विधायक नाराज थे और वो तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रहे थे। विधानसभा के गेट पर नारेबाजी करने के बाद विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर के चेंबर का घेराव किया। उनका आरोप था कि जब नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी से बदतमीजी की तो स्पीकर को दखल देना चाहिए था। स्पीकर को हर सदस्य के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन स्पीकर ने कुछ नहीं किया। इसलिए विपक्षी विधायकों ने स्पीकर के चेंबर का भी घेराव किया। जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के विधायक नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के वेल में पहुंच गए। उन्होंने मांग की कि नीतीश कुमार दलित नेता जीतन राम मांझी से सदन के अंदर माफी मांगे। बीजेपी के हंगामे के जवाब में आरजेडी जेडीयू के विधायकों ने भी नारेबाजी की। चूंकि कल आरक्षण बढ़ाने का बिल पास हो ही चुका है, इसलिए न तो सत्ता पक्ष को सदन चलाने में दिलचस्पी थी न विपक्ष को। लिहाजा बीजेपी के सदस्यों ने सदन की कार्रवाई का बॉयकॉट किया और बाद में विधानसभा को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय नेता विपक्ष, हाँ यही चाहते हैं आप जाइएगा कि नहीं अपने आसन पर? हाँ जाइए, आसन ग्रहण कीजिए। इससे पहले आज विधानसभा के बाहर भी बीजेपी और आरजेडी के विधायकों में झड़प हो चुकी थी। दरअसल आरजेडी के विधायक मुकेश यादव आज मिठाई लेकर विधानसभा गए। विधानसभा के गेट पर बीजेपी के विधायक जीतन राम मांझी के साथ धरना दे रहे थे, नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान आरजेडी के नेता मुकेश यादव मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंच गए। उन्होंने नीतीश कुमार और तेजस्वी के पक्ष में नारे लगाए। फिर आरक्षण बढ़ाने का बिल पास होने की खुशी में बीजेपी के नेताओं की तरफ लड्डू लेकर बढ़े।
और इसके बाद तकरार शुरू हो गई। बीजेपी के कुछ नेता भड़क गए। मुकेश यादव के साथ उनकी झड़प हो गई। बीजेपी नेताओं ने इल्जाम लगाया कि वो तो एक दलित नेता के अपमान के खिलाफ धरना दे रहे हैं और आरजेडी के विधायक लड्डू बांट रहे हैं। दलित नेता के जख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं। बीजेपी नेताओं ने आरजेडी विधायक के हाथ में जो मिठाई का डब्बा था उसे फेंक दिया। इसके बाद मुकेश यादव चिल्ला चिल्लाकर बीजेपी नेताओं पर पिछड़ों के अपमान का इल्जाम लगाने लगे। ये लोग पिछड़ा को गाली देते हैं, ये लोग पिछड़ा को गाली देते हैं, पिछड़ा को गाली देते हैं। ये लोग फॉरवर्ड लोग जो है ये पिछड़ा लोग को गाली देते हैं। ये लोग आरक्षण तो कोई नहीं देते, ये लोग गाली देते हैं लोग। आरजेडी विधायक मुकेश यादव की झड़प बीजेपी के लखेंद्र पासवान से हुई थी। लखेंद्र पासवान ने कहा कि नीतीश की इस हालत के पीछे आरजेडी है। आरजेडी के कुछ नेताओं ने उनसे कहा है कि छठ के बाद तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इसी खुशी में ये लोग मिठाई बांट रहे थे। लखेंद्र पासवान ने कहा कि आज आरजेडी विधायकों ने जो मिठाई बांटी वो असल में छठ के बाद तेजस्वी के सीएम बनने का जश्न था। हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी समय आरजेडी के विधायक ने आया और आरजेडी के विधायक ने कहा कि लखेंद्र जी लड्डू खाइए, क्योंकि छठ पर्व के बाद बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने वाले हैं। हमने कहा जो दलितों के अपमान और बिहार ही नहीं देश के महिलाओं के अपमान पर तुम लड्डू बांट रहे हो। दलितों के अपमान हुआ बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, महिलाओं का अपमान हुआ है और तुम लड्डू बांट रहे हो। तो इन्हें कहा नहीं, वो जो हुआ छोड़ दीजिए ना, क्योंकि पर्व के बाद, छठ पर्व के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाला है, इसलिए लड्डू खाइए। अपने विधायक की बात को लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय सिन्हा ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के विधायक लड्डू खिलाने के बहाने उनके दलित विधायक लखेंद्र पासवान का अपमान करने आए थे। विजय सिन्हा ने तो यह भी कहा कि तेजस्वी चोर दरवाजे से सत्ता में आए हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो राज्य में फिर विधानसभा के चुनाव कराएं। देखिए, ये एक तरफ दलित का अपमान, पर हम लोग धरना पर बैठे थे और वो दलितों को चिढ़ाने के लिए, हमारे एक दलित विधायक लखेंद्र पासवान जी को चिढ़ाने के लिए लड्डू खिलाने आ रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री छठ के बाद बनेगा। अरे कोई मुख्यमंत्री तुम्हारा बने, बिहार की बर्बादी की कहानी लिखने वाले, जंगल राज वाले गुंडा राज स्थापित करेंगे। जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजा से आए हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि हिम्मत है तो विधानसभा भंग करके जनादेश लेके बनो। बिहार की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ये आ करके हमारे धरना में राजद के मुकेश रोशन यादव जी इस तरह से चिढ़ाना, दलितों को इस तरह से अपमानित करना, यह मानसिकता को झलकाता है। वहीं आरजेडी ने तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की बातों को बीजेपी की फैलाई कोरी गप बताया। आरजेडी के नेता राम मनोज प्रसाद ने कहा कि जब तेजस्वी सीएम बनेंगे तो बिहार ही नहीं पूरे देश को पता चल जाएगा। यह काम चोरी छिपे तो होगा नहीं, और आरजेडी का तो हर नेता चाहेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। आरजेडी के नेता या किसी भी दल के नेता तो चाहते ही नहीं हैं कि हाँ साहब हमारे दल का जो नेता है, अगुवा है, वो बेहतर से बेहतर ओहदा पर जाएं कि दल के, समाज के हित में काम हो। और ये भी लग रहा होगा कि अभी समय माकूल है इसके लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय माकूल होगा तो अपने आप हो जाएगा। नहीं, ऐसा होगा तो कोई छिपा तो रहेगा नहीं। ऐसा कुछ लोकतंत्र में जनता मुख्यमंत्री बनाती है। जनता जिस दल को बहुमत देती है, जिस गठबंधन को, उसके हिसाब से होता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो निश्चित तौर पे जो सरकार की कल की जो ये रही है, उसके लिए जो मेरी जानकारी में है, मिठाई वो माननीय सदस्य को लगा कि हाँ सभी साथियों को मिलजुल के सेलिब्रेट करना चाहिए। उम्मीद है कि नीतीश कुमार खुद ही सत्ता सौंप देंगे, क्योंकि पहले वो कहते रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सब परिस्थिति जन निर्णय लिए जाते हैं। इस मामले में ओवैसी की पार्टी तेजस्वी के साथ खड़ी है। अख्तर उल ईमान ने कहा कि नीतीश कुमार तो खुद कई बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें करते रहे हैं, नंबर भी तेजस्वी के साथ हैं।
अख्तरुल ईमान ने कहा कि अब नीतीश को चाहिए कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को सौंप दें और खुद केंद्र की राजनीति में जाएं। नीतीश जी ने कई इशारों में तो कह ही दिया है, और गठबंधन का जो मामला अभी है तो जाहिर है मामला तो राजद की तरफ जाता दिखता है, साफ साफ दिखाई दिखता है। उसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। दल के अंदर और गठबंधन के सहयोगी दोनों तरफ से आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हाँ, मुमकिन है कि ऐसा ही होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाहिए भी, वो युवा मजबूत है, संयम और साहस भी है। तेजस्वी की ताजपोशी का सबसे बेहतरीन वक्त था ये, और केंद्रीय राजनीति में इनको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। आपको लगता है कि जो नीतीश कुमार की अभी की स्थिति है, तेजस्वी यादव को उनको सौंप देना चाहिए? हालात तो ही कह रहे हैं। यह बात सही है कि नीतीश कुमार को लालू ने इसी बात पर सपोर्ट किया था कि वो खुद केंद्र की राजनीति में जाएंगे और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। नीतीश कुमार पिछले 8 महीने से इसी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट किया जाए और वो उस अलायंस का नेतृत्व करें। नीतीश ने अलायंस तो बना दिया, 28 पार्टियों के नेताओं को एक साथ एक मंच पर ले आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नीतीश को इंडिया अलायंस की लीडरशिप सौंपने से मना कर दिया। इसलिए नीतीश की योजना भी खटाई में पड़ गई और तेजस्वी की ताजपोशी भी लटक गई। लेकिन सत्ता परिवर्तन के लिए कोई नीतीश के खिलाफ साजिश करेगा, कोई उनको स्लो पॉइजन देगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। ये सब सियासी बातें हैं। हाँ, ये जरूर सही है कि पिछले कुछ महीनों से नीतीश कुमार के व्यवहार में बदलाव तो आया है। वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं, छोटी मोटी बातों पर भड़क जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और उन्हें यह भी ख्याल नहीं रहता कि वो क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं। इसलिए ऐसा तो लगता है कि नीतीश का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस पर उनकी पार्टी और आरजेडी के नेताओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की बातों का, कारनामों का खामियाजा दोनों पार्टियों के नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। पटना सियासी रंग में डूबा है तो अयोध्या भक्ति भाव में सराबोर है। इस वक्त पूरी अयोध्या राममय है और इसकी वजह है अयोध्या में कल होने वाला दीपोत्सव। वैसे तो यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से ही हर साल दिवाली से पहले अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव और भी भव्य, और भी दिव्य और अलौकिक होने वाला है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब करीब 2 महीने का ही वक्त रह गया है। ऐसे में अयोध्या अभी से भक्ति रस में डूब गई है और इसका सबको अद्भुत रूप कल दिखेगा दीपोत्सव पर। इसका ट्रेलर आपको राम की पैड़ी पर चल रहे लाइट एंड साउंड शो से लेजर शो में दिख रहा होगा, लेकिन यह तो बस झांकी है। दीपोत्सव का भव्यतम रूप कल दिखेगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनेगा। कल राम की पैड़ी समेत अयोध्या के 51 घाटों पर इस बार 24 लाख दिए जलाए जाएंगे और इसके बाद लेजर शो के जरिए पूरी रामलीला का मंचन होगा। सरयू के घाट पर होने वाले दीपोत्सव को देखने के लिए, प्रभु राम की जीवन लीला देखने के लिए हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि दीपोत्सव में अब जन भागीदारी भी होने लगी है। शहर के आम लोग हों, युवा हों या फिर दुकानदार और कारोबारी, सब मिलकर दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं। राम की पैड़ी के घाट नंबर 10 पर भगवान राम के मंदिर का 3D मॉडल बनाया जा रहा है। इसे भी 1,08,000 दियों से सजाया जाएगा। वैसे तो 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, अयोध्या में दीपोत्सव भव्य होता है। लेकिन इस बार के दीपोत्सव में खास बात यह है कि जनवरी 2024 में जो भक्तों का कई साल का इंतजार था, वो खत्म होने वाला है। यहाँ भव्य राम मंदिर बन गया है, गर्भगृह में भक्त दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसी दिवाली, उस दर्शन के पहले की दिवाली भव्य और भी भव्य होने जा रही है। यहाँ पर जो अयोध्या में घाट हैं, 51 घाटों में 24 लाख दिए जलाने की तैयारी है और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वैसे सरकार ने करीब 27 लाख दियों का यहाँ इंतजाम किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 लाख दिए एक साथ यहाँ जगमगाएंगे। ये घाट नंबर 10 है और इस घाट में खास बात है कि यहाँ पे राम मंदिर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। यहाँ पे एक भगवान राम की प्रसन्न मुद्रा में एक तस्वीर बनाई जाएगी, उसमें भी दिए सजाए जाएंगे। दीपोत्सव को लेकर सबसे ज्यादा जोश युवाओं में दिख रहा है। अयोध्या और आसपास के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स 2-3 दिनों से ही इसकी तैयारी में लगे हैं। यही वजह है कि इस कार्यक्रम के लिए जो 25,000 वॉलंटियर्स बनाए गए हैं, उनमें युवाओं की तादाद ही सबसे ज्यादा है।
दीपोत्सव के दौरान जो 24 लाख दिए जलाए जाएंगे उनमें तेल और रुई तो दोपहर के बाद रख दी जाएगी, लेकिन दियों को जलाने का काम कम से कम वक्त में करना होता है, इसलिए यहां युवाओं का जोश काफी काम आता है। सारा काम इतने वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से होता है कि करीब 15 मिनटों में लाखों दिए जला दिए जाते हैं और ये काम करने में अयोध्या के युवा अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो भजन भी गाते हैं, दिए भी जलाते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग लास्ट 4th ईयर में हैं और लगभग 3 साल से हम लोग यहाँ अयोध्या दीपोत्सव का पार्ट हम 3 साल का दीपोत्सव देखा है, तीसरा साल है ये, तो इस बार आपको लगता है कि और ज्यादा भव्य नजारा होगा? जरूर होगा और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना मैम यहाँ पे कि फिर सब चीज हो जाता है। ये 21 लाख या 25 लाख भी पहुँच जाएगा आराम से। रिकॉर्ड बनाए की दे रही है, 24 लाख दिए जलेंगे जो कि यहाँ संभवता है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो एक इसमें आपने कितने दिए लगाए? 16 बाई 16 हाँ। मतलब 16 दिए ऐसे, 16 दिए ऐसे। और ये आपको कितनी देर में जला लेना है? एक कल हम लोग लगभग केवल 15 से 20 मिनट में कंप्लीट पूरे सारे घाटों का दिए 15 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। चूंकि दीपोत्सव देखने के लिए हजारों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, इसलिए यह मुमकिन नहीं हो पाता कि सभी लोग राम की पैड़ी पर मौजूद हो सकें। यही वजह है कि ऐसे लोग भी राम की पैड़ी पर दीपोत्सव और उसके बाद होने वाले लाइट एंड साउंड शो को देखने से वंचित ना रह जाएं। इसके लिए अयोध्या भर में जगह जगह LED स्क्रीन लगाई जा रही हैं, जहां इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट होगा। दीपों की संख्या काफ़ी इस बार बढ़ाए हैं। लगभग हम लोग 24,59,000 दीप 51 घाटों में हम प्रज्वलित करेंगे और उसका भी रिकॉर्ड लगभग 21 लाख का आएगा, जो हम लोगों ने टारगेट से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। और साथ साथ हम 10 लाख दिए जो विभिन्न मंदिर हैं, राम जन्मभूमि है और विभिन्न कुंड हैं, घाट हैं, उसमें हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़े स्तर पे उसमें भी हमारे सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जो हमारे व्यापार बंधु, उद्योग बंधु, जनप्रतिनिधि और हमारे अयोध्या के नागरिकगण सब इसमें सहभागी बन रहे हैं। तो काफ़ी व्यापक कार्यक्रम है और हम उसको बड़े स्तर पे कर रहे हैं। और यहाँ पे राम की पैड़ी का जो मुख्य मंच है और रामकथा पार्क में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंच है, यहाँ पे हम प्रोजेक्शन मैपिंग कराएंगे राम की पैड़ी में। और इसके सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका हम प्रसारण भी करेंगे 24 LED के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल की तरह इस बार भी दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में होंगे। वैसे आज सुबह ही उन्हें भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी मिल गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रेजरर गोविंद देवगिरी महाराज ने लखनऊ आकर योगी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ भी न्योता पाकर काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि आज जीवन धन्य हो गया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुओं महंत दिग्विजय नाथ जी और महंत अवैधनाथ जी को याद किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रद्धेय अशोक सिंघल समेत अनेकों राम भक्तों के सदियों के संघर्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के नूतन बाल स्वरूप विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए वो काफी खुश हैं, प्रसन्न हैं। राम मंदिर के ट्रेजरर गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें भरोसा दिया है कि अयोध्या को वैसा ही सुंदर और भव्य बनाया जाएगा जैसा धार्मिक ग्रंथों में लिखा है। आज हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भेंट की तो उनके उद्गारों से हम अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहिए, सारा कार्यक्रम उत्तम रीति से संपन्न करेंगे। जैसे कुंभ की व्यवस्थाएं आदर्श रही उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं रहेगी और आपको एक नई अयोध्या देखने मिलेगी जो प्रकाशमान है, वैभव संपन्न है और जिसका वर्णन आप अपने प्राचीन ग्रंथों में सुनते हैं। उस नूतन अयोध्या नगरी के दर्शन के अंतर्गत भगवान रामलला की सुंदर प्रतिष्ठा होगी। चंपत राय इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दे चुके हैं। सीएम योगी से मिलने के बाद चंपत राय ने आज अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में अब तक प्रभु राम से जुड़े 3 कार्यक्रम होते थे, लेकिन अब दीपोत्सव के रूप में अयोध्या को एक नया और भव्य त्योहार मिल गया है, जिसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग अयोध्या आते हैं। अभी तक अयोध्या में परिक्रमा होती थी, भगवान का जन्मोत्सव रामनवमी मनाई जाती थी,
4 महीने की आयु ठाकुर की होने के बाद उन्हें झूले में झुलाया जाता था, लेकिन अयोध्या को एक चौथा त्योहार मिल गया है, दीपोत्सव। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं और ये बड़ा स्वाभाविक बात है। दिवाली यानी क्या? तो मैं तो ऐसे ही सुनता रहा हूं कि राम 14 साल के वनवास के बाद अपने घर लौटे तो लोगों ने खुशी मनाई। अरे 500 वर्षों के बाद भगवान को उनकी जन्मभूमि, उनका घर वापस मिल रहा है, तो ये दीपोत्सव उसके लिए है। अयोध्या में अगले 3 दिनों तक जो भी माहौल रहेगा, बीजेपी कोशिश करेगी कि उस माहौल का फायदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही नहीं बल्कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में भी उठाया जा सके। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव और दिवाली की तस्वीर दिखाकर बीजेपी विरोधी दलों और खासकर कांग्रेस का चुनावी दिवाला निकालने की कोशिश करेगी। वैसे भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। वो तय नहीं कर पा रहे कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का स्वागत करना है, इसे लेकर न्यूट्रल रहना है, क्या करें। लेकिन आज कांग्रेस के ही एक नेता ने अपनी पार्टी पर ऐसा बाउंसर फेंका कि कांग्रेस को ये आउट कर सकता है। राम मंदिर और भव्य राम मंदिर और भगवान राम के मुद्दे पर कांग्रेस को मुश्किल में डालने का काम किया है उन्हीं की पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है जो वो अपने आराध्य का मंदिर बनते हुए देख रही है। लेकिन साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस बात पर दुख जताया कि कांग्रेस ने हमेशा इस मंदिर का विरोध किया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता भगवान राम से ही नफरत करते हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि कांग्रेस के ऐसे नेताओं को सब जानते हैं। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। सारी दुनिया जानती है राम मंदिर को रोकने के जो प्रयास हुए उससे करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची। अब ये सवाल कि राम से नफरत कौन करता है, राम से मोहब्बत, प्रेम और राम के प्रति श्रद्धा किसकी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इस रहस्य पे कोई पर्दा गिरा हुआ रह गया है। जीसस को ना मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, मोहम्मद को ना मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को मुश्किल में डाला तो बीजेपी वाले उनके समर्थन में आ गए। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस में मौजूद इकलौते हिंदू धर्माचार्य को भी अगर आज ये बात कहने को मजबूर होना पड़ा है तो इससे ही साबित होता है कि पार्टी के अंदर कितने खराब हालात हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के हिंदू विरोधी और रामद्रोही होने की बात कोई नया खुलासा नहीं है। सनातन धर्म को डेंगू और कैंसर बताने वालों के साथ हाथ मिलाने वाली कांग्रेस से यही उम्मीद है। कांग्रेस के पक्ष में खड़ा हुआ इकलौता हिंदू धर्माचार्य जो कि कांग्रेस के गांधी परिवार का नजदीकी भी अगर उसने ये बोल दिया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर अब हिंदू धर्म के प्रति अवमानना और घृणा का जो घड़ा है वो संभवतः भर चुका है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इनके नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में खड़े होकर कोर्ट में जाते थे। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में राम मंदिर के विरुद्ध चुनाव आयोग में गए। यानी ये बहुत साफ है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की विचारधारा का कब्जा हो गया है जो हिंदू धर्म और भगवान राम के प्रति अवमानना और हिंदू धर्म के प्रति घृणा और हिंदू धर्म के समूल नाश के लिए कृत संकल्पित है। इसलिए देश की जनता उस संस्कृति और विचार को समझती है जिसमें कहा गया है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। अर्थात
राम और वैदेही, राम और सीता जिसको प्रिय न हो, यदि आपका कितना भी स्नेही हो, परम स्नेही भी हो, उसको कोटि बैरी सम यानी कोटि शत्रु मानकर त्याग देना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को जवाब देने के लिए सामने आए राजस्थान के मंत्री प्रताप खाचरियावास। उन्होंने खुद को भगवान राम का वंशज बताते हुए राम आरती सुना दी और चुनौती दी कि कोई बीजेपी का नेता ऐसा करके दिखाए। हम कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं। सनातन धर्म आजन्मा है। सनातन धर्म पूरे ब्रह्मांड को प्यार और प्रेम देता है, सब धर्मों का सम्मान करता है और सनातन धर्म की तो कोई मिसाल ही नहीं। राम और कृष्ण हमारे भगवान हैं और आप खुद जानते हैं कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हारुण भव्य दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद कंजारुणम कंदर पगणि तमिट छव नील नीरव सुंदरम पटपीत मानव ताड़ित रुचि सूचि नौमी जनक सुतावरम वजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंगु भूषणम आजानुभूत सरचापधर संग्रामजित खरदूषणम इतिवत्ति तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हद्य कंज निवास रू कामाद्रि कलदल कंजनम मनुजाय राचौ मिलियो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिलु सने उजानत राव रोई भांति गोरी आशीष सुनी सिंह सहित अरसी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गोरी अनुकूल सिंह अरसु ने जाएंगे मंजूल मंगल मूल बाम फरकन लगी। भगवान राम की आरती है। ये बीजेपी वालों को ना आरती आती है, ना राम से मतलब है, ना कृष्ण से। नाटक करते हैं, वोट की खातिर सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं, ना चुनाव के पहले कभी आते हैं, ना चुनाव के बाद। अयोध्या में राम मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने प्रमोद कृष्णम का समर्थन किया। सत्येंद्र दास ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम तो कांग्रेस के ही भले की बात कह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू विरोधी होकर सियासत में कामयाब होना मुश्किल है। प्रमोद कृष्णन जी जो कहते हैं वो वस्तुतः पार्टी के हित के लिए कहते हैं, कांग्रेस के हित के लिए कहते हैं। कांग्रेस इस तरह से जो धरातल से उठ करके ऊपर जाना चाहिए तो उसका वो सुझाव देते हैं, क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालें पोसें सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया ऐसा से यदि वो प्रधानमंत्री की दावेदार हैं तो उनको सभी को लेकर के चलना पड़ेगा, सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन जो अपना हिंदुत्व का सिद्धांत है उसे छोड़ करके यदि जाएंगे तो वो सफलता उनको नहीं मिलेगी। भगवान राम पर जावेद अख्तर के बयान की भी चर्चा आज खूब हुई। राज ठाकरे ने मुंबई में दिवाली के मौके पर एक प्रोग्राम आयोजित किया था। दीपोत्सव का प्रोग्राम राज ठाकरे हर साल करते हैं और इस बार इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे सलीम खान और जावेद अख्तर। सलीम जावेद की जोड़ी मंच पर थी, राज ठाकरे भी मौजूद थे। इस मौके पर जावेद अख्तर ने खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि वो नास्तिक हैं, लेकिन फिर भी राम सीता उनके लिए आदर्श हैं। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ उनके लिए भी पवित्र है, क्योंकि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। हर हिंदुस्तानी को इन पर नाज होना चाहिए। जावेद अख्तर ने जैसे ही बात कही तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। जावेद अख्तर ने नारे सुने, इसके बाद कहा कि राम सीता की जोड़ी आदर्श वैवाहिक जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण है। राम को सीता से सिर्फ रावण ने अलग किया, इसलिए नारा लगाना चाहिए जय सिया राम। इसके बाद उन्होंने जय सिया राम का खुद भी उद्घोष किया और वहां बैठे लोगों से भी इसे दोहराने को कहा। कुछ लोगों को यह भी आश्चर्य होगा कि भाई जावेद ये तो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ये एक धार्मिक त्योहार में क्या कर रहे हैं, ये कैसे पहुंचे। अब उसकी एक थोड़ी सी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है, ये तो खैर हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं राज ठाकरे साहब, लेकिन राज ठाकरे साहब तो अपने दुश्मन को भी इनवाइट करे तो इनकार तो नहीं कर पाएगा ना। और दूसरी बात यह है कि मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता। इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, रामायण उसका सांस्कृतिक धरोहर है। वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में। ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। ये वो चीज है जिस पे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक हैं
उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का और सीता का देश। तो मोहब्बत की, एकता की, गृहस्थ जीवन की बेहतरीन मिसाल है। जय सिया राम। सिया और राम को अलग सिर्फ एक नहीं किया था, उसका नाम था रावण, और जो अलग करे वो रावण। तो आज आप मेरे साथ 3 बार नारा लगाएंगे, जय सिया राम। बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज से जय सिया राम ही कहिएगा। इसके बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो जावेद अख्तर ने कहा कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, बहुत से लोग खुलकर बोलने में डरते हैं, अच्छा नहीं है। जावेद अख्तर ने कहा कि हिंदुत्व का आधार ही सहिष्णुता है, यही भारत के मजबूत लोकतंत्र की जड़ है। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर हिंदुओं की एक खासियत खत्म हो गई तो वो भी बाकियों जैसे हो जाएंगे। इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है, वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूं, आज फिर आपको बताता हूं। शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते, ये सीन मैं नहीं लिखता और ये भी नहीं लिखते। आज इस पे तमाशा हो जाए तो कहीं सोसाइटी में कोई बुरा माने तो प्रूफ करेगा मेरा पॉइंट कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है, अच्छी बात नहीं है। और एक खास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था, हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी यह है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, वो मत कीजिएगा। तो आप लोग का वो जो जीने का अंदाज है उसे तो हमने सीखा, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहाँ से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है? यहाँ हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू हो, एक ईश्वर को मानोगे तो हिंदू है, 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू है। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाया है। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है। जो आपको सिखाए वो गलत है। जावेद अख्तर बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े गीतकार हैं, मंझे हुए वक्ता हैं। आज उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने वालों को भी चुप कर दिया, कट्टरपंथियों को भी मैसेज दे दिया, असहिष्णुता की बात भी कह दी, लेकिन अंदाज ऐसा था कि उनके सपोर्टर ना उनका समर्थन कर सकते हैं, ना विरोधी खुलकर उनका विरोध कर सकते हैं। जावेद अख्तर की यही खासियत है और यही उन्हें दूसरों से अलग करती है। राजस्थान के चुनावी माहौल को आज इनकम टैक्स की रेड ने गर्म कर दिया। आज जयपुर के गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। गणपति प्लाजा के प्राइवेट लॉकर्स को खोला गया तो नोटों का ढेर देखकर अफसरों के होश उड़ गए। लॉकरों के अंदर से करोड़ों रुपया कैश मिला। 500 के नोटों की गड्डियों का ढेर लग गया। रोयरा सेफ्टी वॉल्ट्स के लॉकर्स में नोटों से भरी ये बोरियां रखी हुई थी। आज कुल 2 लॉकर्स खोले गए और इन 2 लॉकर्स में 1,37,50,000 रुपया कैश मिला। इसके अलावा लाखों रुपए की विदेशी करेंसी और करीब 400 ग्राम सोना मिला। नोट गिनने के लिए बैंक से मशीन मंगवानी पड़ी। बीजेपी के सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले महीने गणपति प्लाजा में धरना दिया था। प्राइवेट लॉकर्स में कम से कम 500 करोड़ रुपए ब्लैक मनी होने की बात कही थी। इसके बाद मीणा ने इसकी शिकायत ईडी और इनकम टैक्स से की थी। उसके बाद ईडी की टीम यहां पहुंची थी और आज इनकम टैक्स के अफसर पहुंचे। इनकम टैक्स की कार्रवाई को चुनावी राजनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल के बयान का असर बताया जा रहा है। कल उदयपुर की रैली में मोदी ने कहा था कि राजस्थान में जिन भी लोगों ने करप्शन किया है, जनता का पैसा लूटा है, वो छोटी मछली हो, बड़ी मछली हो या फिर मगरमच्छ हो, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। आपको मोदी की बात सुनाते हैं। मैंने सुना
किसी ने कहा था कि राजस्थान में छोटी मछलियों को ही पकड़ा जाता है, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं होती। जरा कान खोल करके सुन लो। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, छोटी बड़ी हर मछली पर कार्रवाई होगी, और सिर्फ मछली ही नहीं, जनता को लूटने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उदयपुर की रैली में राजस्थान में करप्शन के साथ साथ क्राइम का भी जिक्र किया। कन्हैयालाल मर्डर केस की याद दिलाई और कहा कि राजस्थान में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या इसलिए हुई क्योंकि ऐसी वारदात करने वालों के लिए राजस्थान की सरकार सहानुभूति रखती है। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को लेकर मोदी पर पलटवार किया। कहा कि मोदी ऐसी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें राजस्थान में बीजेपी की हार दिखने लगी है। प्रधानमंत्री जी को या तो किसी ने गुमराह किया है और उनको ब्रीफिंग ठीक नहीं की, या तो ये मालूम है। देख, एक तो ये होता है, प्रधानमंत्री का बड़ा पद होता है, तो दो बातें, या तो उनको उनकी पार्टी लोगों ने गुमराह किया है, गलत रिपोर्ट दी है, इसलिए इस प्रकार की भाषा वो बोलें कल जो ऑब्जेक्शनेबल है डेमोक्रेसी के अंदर। दूसरा, या फिर वो जानबूझ करके इतने खुद घबरा गए हैं राजस्थान के माहौल से, वो खुद ही बौखला गए हैं। बौखला करके मैं समझता हूँ इस प्रकार की भाषा बोली है, ये उचित नहीं कहा जा सकता मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इससे माहौल खराब होता है कि राजनीतिक पार्टी के बारे में आप ऐसी भाषा का हम लोग। नंबर 1। नंबर 3 जो है, कन्हैयालाल का मर्डर करने वाले कौन थे? बीजेपी के लोग थे। ये उनको ब्रीफिंग नहीं की होगी। उनको 4-5 दिन पहले जब थाने में ले गए कोई मुकदमे में, तो वहाँ के बीजेपी नेता ने उनको छुड़ाया था। ये बात उनकी ज्ञान में नहीं है कि जानकारी में नहीं है क्या? फिर कैसे बोल गए वो? आज राजस्थान में 3 गायों की मौत भी मुद्दा बन गई। असल में जयपुर के आदर्श नगर इलाके में बीजेपी कैंडिडेट के चुनावी कार्यालय के पास 3 गायों की मौत हो गई। आदर्श नगर से बीजेपी के कैंडिडेट रवि नैयर का कहना है कि उनके चुनाव कार्यालय के पास 3 गायें रहती थी। एक दिन पहले रात को जब वो अपने ऑफिस से घर जा रहे थे तो तीनों गायें बिल्कुल ठीक थी, सही सलामत थी। अगले ही दिन सुबह तीनों की मौत हो गई। रवि नैयर ने कहा कि उन्हें शक है जयपुर में चुनाव को प्रभावित करने के लिए गायों को मारा गया है और इसके पीछे कांग्रेस के उम्मीदवार रफीक खान का हाथ है। जांच होनी चाहिए। रवि नैयर गायों की मौत के बारे में बताते बताते फूट फूट कर रोने लगे। रात को 1 बजे हम लोग गए हैं वहाँ से। गौ माता अच्छा खासा खाना खा रही थी, बैठी हुई थी, एक बछड़ी खड़ी थी। हम गए हैं, सवेरे फोन आता कि 3 गौ माता खत्म हो गई। हमारे हाथ पैर फूल गए। हम जाके देखा तो तुरंत नगर निगम से गाड़ी में गई, एम्बुलेंस से हम 5 बत्ती लेके गए। डॉक्टर जब आए उन्होंने देखा, कहते हैं हमने सोचा मूर्छित होगी, कई बार कोई ज़्यादा खाना खा लेती हैं। डॉक्टर का ये सोचा भी नहीं था। हम वहाँ पे 2 आदमी छोड़ के कि सांस थोड़ा बहुत था कि आप इनको देख लो। वापस आए, डॉक्टर साहब कहने के तो खत्म हो गई। मेरे को लगता है कि जो स्थानीय विधायक हैं जो मेरे से घबराए हुए हैं, क्योंकि 3 दिन के अंदर चुनाव का दृश्य चेंज हो गया और वो अपने आप को जीत के मान के चलते। वो कहते थे मैं तो 12 बजे ही सुलटा देंगे इनको सबको। चाह रहे हैं कि रफीक खान ने चुनाव को ध्रुवीकरण करने के लिए गाय को मरवाया, ये कहना है। मेरा शक है जिसको गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी निकलेगा। बीजेपी के उम्मीदवार ने कांग्रेस के उम्मीदवार पर शक जताया, सरकार से जांच की मांग की। तो गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो लोग कांग्रेस के कैंडिडेट पर सवाल उठा रहे हैं, जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि गायों की मौत तो बीजेपी कैंडिडेट के कार्यालय में हुई है। गौ माता की हम पूजा करते हैं और पूरा देश पूजा करता है कि एक रामायण में लिखा हुआ है, जा को प्रभु दारुण दुख देई, ता कीमती पहले हर लेई, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी कार्यालय में आप कह रहे हो गौ माता की या तो नेचुरल डेथ हुई होगी, और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इनको कांग्रेस के वहाँ के प्रत्याशी पर आरोप लगा रहे हैं। शर्म नहीं आती? या तो मुझे लगता है बीजेपी वालों ने गौ माता की हत्या कर दी, मुद्दा बना रहे हैं। तो ऐसे पापियों का इलाज होना चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। आप कैसे आरोप लगा सकते हो किसी कांग्रेस के प्रत्याशी के ऊपर? और यदि जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी आदर्श नगर में आपने बिना सोचा आप मुकदमा दर्ज कराओ, और आपके कार्यालय में गाय मरी हो तो मुकदमा तो आपके खिलाफ दर्ज होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए।
नेचुरल डेथ हुई है तब तो अलग बात है, आप नाटक कर रहे हो, ये नाटक थोड़ा ना चलता है। आपसे पहले तो आपने इस तरह के आरोप नहीं लगाए 5 साल में, आज कैसे लगा रहे हो आरोप? गायों की मौत का मामला हो या फिर गणपति प्लाजा के लॉकर से करोड़ों रुपया कैश मिलने का, ये रूटीन बातें हैं। अगर चुनाव ना होते तो शायद इनका जिक्र भी नहीं होता। चुनाव का माहौल है, इसलिए हर छोटी बात पर सियासत होगी, बयानबाजी होगी, और राजस्थान में वही हो रहा है। आज धनतेरस के मौके पर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई, लोग घंटों तक फंसे रहे। दिल्ली में द्वारका फ्लाईओवर, आश्रम फ्लाईओवर, कल्याणपुर ब्रिज, मंगोलपुरी, रानीबाग और लक्ष्मी नगर में विकास मार्ग पर लोगों को जबरदस्त ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे जबरदस्त ट्रैफिक जाम दिल्ली से गुरुग्राम के रास्ते पर नजर आया। शाम से ही दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बढ़ना शुरू हो गया और कुछ ही देर में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इसकी वजह से महिपालपुर से लेकर इफ्को चौक के बीच करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हालत यह हो गई कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर कई घंटों तक लोग फंसे रहे। दिक्कत इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ जाम लग गया। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिनको एयरपोर्ट जाना था। यही हाल दिल्ली की रिंग रोड का था। रिंग रोड पर भी आज जबरदस्त ट्रैफिक जाम था। वैसे तो हर साल धनतेरस के मौके पर दिल्ली जाम हो जाती है, लेकिन आज इसलिए भी गाड़ियां बढ़ गईं क्योंकि कल हफ्ते का आखिरी वर्किंग डे भी था और बारिश की वजह से कई जगह सड़कों पर पानी भी भरा हुआ था। दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम ने भले ही परेशान किया, लेकिन उन्हें पॉल्यूशन से राहत मिली है। दरअसल कल रात और फिर आज दिन में भी रुक रुक कर बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम भी साफ हो गया और AQI भी 100 के नीचे आ गया, जो कुछ दिनों के पहले 100 के ऊपर चल रहा था। आज की बात में इतना ही।